नमस्ते, मैं सिद्धांत मोहन, साथ में अंशुमान तिवारी। ये अर्थात का नया अंक है। सेंसेक्स लगभग 1100 अंक डूब चुका है। 24 सितंबर को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अंशुमान जी। डूब चुका है और ये आप सभी के, हमारे दर्शकों के उन सवालों का जवाब है कि वो सवाल जो था कि मंदी अगर है देश में तो सेंसेक्स बढ़ क्यों रहा है। एक सवाल हमारे पास कई सारे आए और अगर सवाल का जवाब थोड़ा और पुख्ता करना हो आपको तो एक सेंसेक्स का डाटा तो सामने है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। अर्थात का एक अंक भी है, हम देख लीजिए आप उसको। सौभाग्यशाली मूर्खों पर हमने बात की थी, लकी फूल्स की हमने बात की थी उसमें। शेयर में पैसा लगाने से पहले सीधे सीधे आगाह भी किया था अंशुमान जी ने। और अंशुमान जी, पहले पिछला अंक डिस्कस कर लें कि सरकार किस तरह गांवों की तरफ देख रही है। मंदी के पहले गांवों की तरफ देख रही है कि मंदी का रास्ता, मंदी से निकलने का रास्ता गांवों की ओर है और लगता है कि गांवों पर ज्यादा प्रेशर जाएगा। तो वो लगता है कि एक गलत फैसला है और गांवों की इकोनॉमी को थोड़ा सा और बल देने की जरूरत है। ये पिछले अंक में था। आगे बढ़ने से पहले इस बार इंडिया टुडे हिंदी के अंक में क्या है? सिद्धांत, इस बार का अंक खासा विशिष्ट है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए और जानना जरूरी है। भारत में लॉकडाउन को अब 6 महीने पूरे हो रहे हैं। जब से हमने लॉकडाउन शुरू किया था उसके बाद अनलॉक और पार्शियल लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन, रीजनल लॉकडाउन, इनको सबको मिला के एक समग्र पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन। और उसके बाद कोविड की चपेट में आए अर्थव्यवस्था को 6 महीने बीत रहे हैं। 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। तो हमने जानने की कोशिश की जमीन पर कि इन 6 महीने में क्या हुआ है। और हमें जो स्टोरीज मिली हैं, जो कहानियां मिली हैं, खासतौर पे जो केस स्टडीज मिली हैं, वो ये हैं कि जिसका हम पिछली बार आपसे चर्चा कर चुके थे। हम लोगों ने चर्चा की थी जब जीडीपी, तो आपको बताया था कि भारत में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें डिस्पेयर है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कारोबार या धंधे वाप नहीं आ पाएंगे, और कौन से ऐसे धंधे हैं जिन्हें, या कारोबार हैं जिन्हें इस लॉकडाउन के दौरान अवसर मिला है, जिन्हें बूम का मौका मिला। ऐसा नहीं कि चारों तरफ सिर्फ सारी चीजें बंद ही हो रही हो, बहुत सारी चीजों को अवसर मिला है, छोटी छोटी चीजें, नए नए काम शुरू हुए हैं। तो दोनों तरह की कहानियां, अर्थव्यवस्था पर उनका असर और भारत की विराट जो इकोनॉमिक मशीन है उसमें 6 महीने बाद हम कहां खड़े हुए हैं, कितना डूम है, कितना डिस्पेयर है, कितना बूम है, कितनी हैप्पीनेस है, इसका आकलन जमीनी आधार पर किस सेक्टर में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं सिद्धांत की, टेक्सटाइल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट में क्या हो रहा है। उन सारे सवालों के जवाब इंडिया टुडे की कवर स्टोरी में आपको इस बार मिलेंगे कि हम कहां खड़े हैं, कौन कौन सी उद्योगों के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के पैर कांप रहे हैं, कौन सी चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली हैं और किन्हें इस अर्थव्यवस्था में उभरने का या आगे बढ़ने का मौका मिला है। बढ़िया। बाकी आगे की बात शुरू करते हैं। आज का अर्थात है आपके, अर्थात जो कॉलम है आपका, उसका शीर्षक है आबादी का अर्ध सत्य। मैं उस पूरे कॉलम को देख रहा था, पढ़ रहा था। मतलब ये आम है देश में कि जब किसी तनाव से देश गुजरता है, जब किसी दिक्कत से देश गुजरता है, तो सरकारें दिक्कत के लिए खुद की नीतियों को तो गलती से भी दोष नहीं देती हैं। प्रभावित जनता ये कह रही होती कि सरकार की नीतियां दोषी हैं। जानकार और विद्वान सारे लोग कह रहे हैं, इस बात पे मुहर लगा रहे होते हैं जनता की बात पे। फिर उसमें एक शोर सुनाई देता है और वो शोर जो है, जो प्रभावित जनता है और सरकार द्वारा जो कही जा रही बात है, उसके बीच में वो शोर बसता है। शोर को सच्चाई, शोर जो है सच्चाई को ढांप देता है दरअसल, और हम शोर को ही अपना सच मानने लगते हैं। और अल्टीमेटली इस अर्थात से मैंने जो पढ़ा था वो यही हो रहा है कि नौकरियां गई बहुत सारे लोगों की मार्च और अप्रैल में। अब तो अब भी जा ही रही है, क्रम तो धीरे धीरे चल ही रहा है। लोगों को सच कुछ और ही पता है जो सच है नहीं दरअसल। जी सिद्धांत, आमतौर पर क्या होता है कि हम ये कहानी दरअसल एक निजी बात से निकली। इसको लिखने का जो पूरी प्रेरणा थी एक हमारे पड़ोस के सज्जन हैं उनके साथ थी। उनका नाम आप समीर मान लीजिए, रोहन मान लीजिए अमित मान लीजिए, कोई भी नाम मान लीजिए। हुआ क्या कि अप्रैल में जब मार्च में लॉकडाउन के बाद अब जब कोरोना हिट हुआ और अप्रैल में उनकी नौकरी चली गई, तुरंत उनकी नौकरी चली गई। करीब करीब 10 से 11 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसा सीएमआई के आंकड़े बताते हैं। सरकार भी अपने तरह से अलग अलग तरीके से इस बात को मान रही है। ये भी मान रही है कि कितने लोग माइग्रेंट भारत देश में अलग अलग जगह से बाहर थे। तो समीर खाली थे घर पे, तो उनके पास लगातार व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे और वो लगभग इस स्थिति में, ये मानने की स्थिति में पहुंच गए थे कि देश की जो बढ़ती आबादी है ना, वही उनकी बेकारी की वजह है।
आज अगर उनकी नौकरी चली गई है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, तो सिर्फ इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मतलब वो इस स्थिति में थे कि वो अपना गिरेबान पकड़ के अपने ही झापड़ मार रहे थे कि नहीं, मेरी ही गलती है, मेरे ही पिछली पीढ़ियों की गलती है, इतनी ज्यादा आबादी है देश की कि हमको नौकरियां नहीं मिलती, हमारे पास बेकारी में हम। ये आपके निजी अनुभव से कुछ निकल रहा है? तो जब उन्होंने वो कई बार मुझसे पूछते थे तो मुझे लगा कि आखिर जब हम बहसें करते हैं आमतौर तो हम उन तथ्यों को भूल जाते हैं जो तथ्य हमारे सामने मेज पर रखे होते हैं। और तब मुझे लगा कि जब भी भारत में बेकारी बढ़ने का आंकड़ा आता है, ये दूसरा मौका है जब भारत में बेकारी का इतना खराब आंकड़ा आया, क्योंकि कोविड लॉकडाउन के बाद था। इससे पहले जो सब कुछ अच्छा था जब 2018 में एनएसएसओ का आंकड़ा आया था और कहा गया था कि जीडीपी ग्रोथ में 7% के बाद भी भारत में बेकारी की दर 45% के आसपास है। उस समय की बात मैं बता रहा हूं। उस समय भी भारत में एक ऐसी बहस शुरू की गई कुछ निहित लोगों की द्वारा, जो ये बताने की कोशिश करते थे कि नहीं, भारत में आबादी बढ़ रही है, भारत में आबादी बढ़ने के कारण इतनी गहरी समस्या है कि आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको सुविधाएं नहीं मिल सकती, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकता। कभी कभी ऐसा मुझे लगता है सिद्धांत की जो राजनीति बहुत चालाक होती है ना, वो हमारी सच समझने की क्षमता तोड़ देती है। हम वास्तविकता को समझने की क्षमता भूल जाते हैं और हम जो तथ्य और झूठ है, जो सच और झूठ है, उसका फर्क भूल के उन मुसीबतों के लिए खुद को ही कोसने लगते हैं जिनके लिए हमें सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। जिन्हें हमने चुना है, जिनको हम अपना टैक्स देते हैं, जिनको अपनी बचत देते हैं और जिनके हजार तरीके के नखरे हम उठाते हैं, उनके वीआईपीज़म का शिकार होते हैं, हमें उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो समीर और बहुत सारे बेरोजगारों के साथ आजकल क्या हो रहा है, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उनके पूरे दर्द को एक ऐसे अर्धसत्य में लपेटा जा रहा है जिस अर्धसत्य का नाम है कि भाई देश में आबादी बहुत बढ़ रही है, देश को पहले जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करनी चाहिए, रोजगारों की बात बाद में करनी चाहिए। जब ये कुछ ऐसा हो जाएगा तो शायद देश में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जबकि तथ्य इसके बिल्कुल उल्टे हैं, सिद्धांत बिल्कुल उल्टे हैं, और वो तथ्य हमें जानना जरूरी है देश में उन सारे लोगों के लिए, ताकि भारत की बहसें इन्फॉर्म्ड हो सकें, भारत की बहसें तथ्यपरक हो सके और सूचना परक हो सके। तो तथ्य क्या है? मतलब एक तो लोग हैं मतलब लोग उस जनभावना भी न कहें उसको, उस प्रायोजित भावना की तरफ बढ़े जा रहे हैं कि भाई देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और उसमें एक खास तबका एक हमेशा टारगेट की तरह देखा जाता है। मतलब ये एक कड़वा और काला सच है, लेकिन ये है कि एक खास तबका उसमें एक टारगेट की तरह देखा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून माने एक टारगेट है हमारे पास। लेकिन सच क्या है? या मतलब ये आधा सच है तो पूरा सच क्या है हमारा? ये आधा सच इसलिए है क्योंकि 2011 की जनगणना का आंकड़ा हमारे सामने है, जो पब्लिक डोमेन में है। एक सरकार का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, जो कि केवल जनसंख्या विज्ञान की शोध करता है। और 2018-19 की आर्थिक समीक्षा हमारे पास है। उसने 2011 की जनगणना और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस की रिपोर्ट के आधार पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। और वो चैप्टर हमारी उन सारी धारणाओं को, उन सारे प्रचारों को खंड खंड करके फेंक देता है जो ये कहते हैं कि क्या भारत में सच में आबादी बढ़ रही है, क्या भारत सच में आबादी बढ़ने की चपेट में है। हम आप एक एक तथ्य आपको गिनाते हैं। भारत में आबादी बढ़ने की जो सालाना वृद्धि दर है वो 2011 से 2016 के बीच में केवल 1.3% रह गई है। ध्यान रखें कि आबादी की गणना का जो फार्मूला है वो फार्मूला सामान्य वृद्धि का फार्मूला नहीं होता। आप गूगल पे जाएंगे और एक बार सर्च करेंगे तो गूगल में दर्जनों वीडियो आपको ये बता देंगे कि आबादी की वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। दरअसल ये 10 सालों में की जाती है। एक साल 2001 और 2010 की गणना को आपस में घटाकर फिर उसके बाद उसमें उस समय के साथ भाग दिया जाता है और डिवाइड करके और उसका परसेंटेज निकाला जाता है। 1971 से 1981 के बीच सिद्धांत भारत में जनगणना भारत में आबादी बढ़ने की दर 2.5% थी। 2.5%। यानी अभी मान लीजिए 1000 जनसंख्या हो तो 1013 लोग बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला इस तरीके का है। फार्मूला मैं स्पष्ट कर सकता हूं लेकिन उसमें समझ जाएगा। हाँ। लोग आसानी से समझ सकते हैं कि
2010 में अगर किसी क्षेत्र में 50,000 लोग रहते थे और 2020 में या 2001 में, माने 2001 में किसी जगह की आबादी 50,000 थी और 2010 में वहां की आबादी 90,000 हो गई, तो आप 90,000 में से 50,000 को घटाएंगे, फिर उससे जो 2001 की आबादी है उससे डिवाइड करेंगे, फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपको आबादी बढ़ने की सालाना वृद्धि दर आएगी। आमतौर पर जब हम वृद्धि दर को समझते हैं तो हम उसके डिनोमिनेटर ये मानते हैं कि जो मौजूदा आज की परिस्थिति है उसके डिनोमिनेटर हो, लेकिन जनसंख्या की गणना का जो स्थापित फार्मूला है वो इस तरह से काम नहीं करता। उस हिसाब से अगर आप देखें उस फार्मूले के आधार पर, वो बहुत कॉमन फार्मूला है, जनसंख्या का विज्ञान समझने वाले, जनसंख्या का अर्थशास्त्र समझने वाले लोग जानते हैं और बहुत आसानी से गूगल पर एक मिनट में वो आपको कोई भी दर्जनों वीडियो आपको बता देंगे कि जनसंख्या की गणना कैसे की जाती है। जो आंकड़ा है, जो बड़ा पिक्चर है, जो मैक्रो आंकड़ा है, 2011 से 16 के बीच भारत में आबादी बढ़ने की दर 1.3% रह गई घटकर, जो 1971 से 1981 के बीच 2.5% थी। समझना जरूरी है कि भारत में आबादी बढ़ने की दर अब दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों के लगभग बराबर आ गई है, जो 1.2% के आसपास है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो निम्न और मझोली आय वाले या जो छोटी आय वाले, कम आय वाले और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं लेस एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनसे कम है, यानी उनकी आबादी 1.5% की दर से बढ़ रही है। भारत की आबादी बढ़ने की दर उनसे भी कम है। यानी स्पष्ट रूप से ये बात 2011 की जनगणना ने भी बताई और पॉपुलेशन साइंसेज के ताजे रिसर्च ने भी बताई, और सरकार की अपनी आर्थिक समीक्षा जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसमें उसने बताई कि भारत में आबादी में तेज बढ़ोतरी के दिन, यानी 2 से 2.5% की सालाना बढ़ोतरी के दिन अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। हम करीब करीब 1.3% के आसपास हैं। जब इन आंकड़ों के और भीतर उतरे ना तो हमें काफी संतोष मिलता है, और वो लोग जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात करते हैं उन्हें ये तथ्य और आंकड़े कायदे से समझने चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे सिद्धांत, सारे लोग इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि दक्षिण भारत, बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल, महाराष्ट्र सहित भारत के 13 राज्य ऐसे हैं जहां आबादी बढ़ने की दर 1% से नीचे आ गई है। 1% से नीचे आ गई, और ये दर लगभग यूरोप के बराबर है। ये सरप्राइजिंग है। ये आंकड़े वास्तविकता में हमें ये बताते हैं कि हम कौन सी लड़ाई जीतकर बाहर निकल चुके हैं। और जो जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी के लिए कुख्यात राज्य रहे हैं भारत के, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, वहां भी आबादी बढ़ने की दर में बहुत सरप्राइजिंग ढंग से, आश्चर्यजनक ढंग से गिरावट आई है। मतलब जो 10 राज्य 1% से ज्यादा की विकास दर दर्ज कर रहे हैं आबादी में सालाना, 10 राज्य बचे हैं, 13 तो 1% से नीचे हैं, जो 1 से ऊपर की बढ़ोतरी दर कर रहे हैं, वहां भी वो 2% से नीचे हैं, 1 से 2% के बीच में। यानी कि जो 2.5% और 2.75% या 2% से ऊपर की आबादी बढ़ने की दर हमने 70 और 80 के दशकों में देखी थी, जिसके आधार पर हम आज भी माने बैठे हैं कि भारत में आबादी का विस्फोट हो चुका है और जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी चली जा रही है। जो हम आज भी माने बैठे हैं 70-80 के दशक के बाद, हमने पलट के, शायद जो लोग बहस शुरू करते हैं वो पलट के कभी आंकड़े भी देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, नहीं मुझे नहीं पता। ये सब आंकड़े सरकारी और वास्तविक तथ्यात्मक आंकड़े हैं जो सरकार जारी करती है। वो राज्य भी जिन्हें आप आबादी बढ़ने का जिम्मेदार मानते हैं, उन राज्यों में भी आबादी बढ़ने की दर अब 2% से नीचे आ गई है। ये अपने आप में चमत्कार है, जिस चमत्कार पर शायद हम कभी चर्चा नहीं करते सिद्धांत, कि भारत में आखिर ऐसा हुआ कैसे। हाँ, मतलब ये तो बड़ी मतलब इसमें तो काफी जरूरी बात है, क्योंकि भारत में तो एक वो कल्चर ही नहीं रहा है कि आप उसको, और वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं रहा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का कि इस पे बात की जाए। ये दिलचस्प है। और ये चमत्कार कैसे हुआ, इस चमत्कार को पर हमने इतनी चर्चा इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी चर्चाएं बहुत हल्की और बहुत दूसरे स्तर की होती। हमें समझ नहीं पाते कि हमें किन चीजों पर गर्व करना चाहिए। आजादी के बाद भारत ने बगैर किसी कानूनी उपाय के, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी दबाव के दुनिया में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे हमें समझना जरूरी है। हुआ ये कि 1980 से 2016 के बीच, मतलब 2011 के बीच भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अच्छा। या जो प्रजनन दर है, प्रजनन दर जब हम कहते हैं, फर्टिलिटी रेट कहते हैं, तो मातृत्व आयु के दौरान किसी महिला के कितने बच्चे
जन्म लिए या उसे कितने बच्चे जन्म लेने की संभावना है, ये आबादी का फंडामेंटल आंकड़ा मतलब एक अमूमन 18 से 45 साल के बीच की उम्र में, 45 साल की आयु के बीच में जब मातृत्व की आयु होती है, उस दौरान कोई महिला कितने बच्चों को जन्म देती है या कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये बुनियादी आंकड़ा है जिस आधार पर हम जनसंख्या की गणना करते हैं। ये दर 4.5% से घट के 2.3% रह गई, लगभग आधी से ज्यादा घट गई। अच्छा। और ये सरप्राइजिंग आंकड़ा है जो 1980 के बाद हुआ। इसकी वजह ये हुई, एक और हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे, समझना जरूरी है हमारे लिए। इसका नतीजा यह हुआ सिद्धांत कि भारत के करीब 13 राज्य, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि जहां आबादी की विकास दर से नीचे है, वहां रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% है और उससे नीचे आ गई है। ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट किसी भी आबादी का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, यानी अगली पीढ़ी को लाने के लिए कम से कम इतने बच्चे पैदा होना जरूरी है ताकि पॉपुलेशन चेंज हो सके, पॉपुलेशन का अगला जनरेशन आ सके। तो जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का अंतरराष्ट्रीय पैमाना है कि कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, तब आप पॉपुलेशन में अगली पीढ़ी ला सकेंगे, नई पीढ़ी ला सकेंगे। इसको रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं। भारत में दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में हमें सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा जान के कि जिन ज्यादातर राज्यों में रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2% से नीचे, मतलब 1.4 से 1.6% के आसपास आ गई। यानी वहां पर एक सिद्धांत के तौर पर ये चीज स्थापित हो चुकी है। ये बात तो हमें जनगणना का आंकड़ा बताता है, ये बात हमें पॉपुलेशन साइंसेस का अध्ययन बताता है, और ये बात हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि वहां 2 से कम बच्चे अच्छे माने जा चुके हैं और ये स्थिति स्थापित हो चुकी है इन राज्यों में। यानी इन राज्यों में नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी जो है थोड़ी और देर से आएगी, और देर से नहीं आएगी। वहां पर अगली पीढ़ी के आने की प्रक्रिया बहुत और धीमी हो गई है, और धीमी हो गई। यानी आमतौर पर आपको नई पीढ़ी लाने के लिए कम से कम 2 बच्चे प्रति कपल या प्रति महिला होने की अपेक्षा की जाती है, जो पैमाना हमारे सामने स्थापित है। लेकिन यहाँ तो 2 से नीचे, यहाँ तो एक सिंगल चाइल्ड फैमिली की स्थिति, बल्कि 1.4-1.6 के आसपास, इसे आप 2% से नीचे मान लें। इसमें चमत्कार ये हुआ सिद्धांत कि फर्टिलिटी रेट में कमी होने के लिए किसी भी देश में आय बढ़ना सबसे जरूरी माना जाता है कि अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनका एजुकेशन लेवल बढ़ता है, वो अपनी जिंदगी में की बेहतरी पर पैसा खर्च करते हैं, और फिर फर्टिलिटी रेट्स कम होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने पास एक छोटी फैमिली को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन भारत ने गरीबी और कम इनकम के तौर पर, भारत आज भी लोअर इनकम कंट्री के भी रूप में शुमार किया जाता है, गरीबी बड़े पैमाने पर है। आज भी हम इस पर कई बार चर्चा करते रहे कि भारत में औसत आय जो है लोगों की वो 15 से 16 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं है। उसके बीच भी भारत में ये चमत्कार हुआ कि भारत में जो मातृत्व दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो नीचे आई, और उसका सीधा असर हमें भारत की कुल जनसंख्या विकास दर पर दिखाई दिया। अब इस सीक्वेंस को समझना जरूरी है। फर्टिलिटी रेट आधी से नीचे हो गई, ज्यादातर राज्यों में, जो बड़े राज्य थे 13 राज्य, जिनमें रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2% से नीचे आ गई, और इसलिए भारत की जनसंख्या की जो सालाना विकास दर है वो 1.3% आ गई, जो कि दक्षिण एशिया के देशों के लगभग बराबर है। और कई मायनों में दुनिया की कई सारे अल्प विकसित देशों से बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जो आकलन हमारे पास आता है, जो हमें आकलन इकोनॉमिक सर्वे ने दिया, या जो हमें 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आप प्रोजेक्शन तैयार करें, तो 2031 तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने वाले लोगों को ये पता हो कि 2031 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटकर 1% पे आ जाएगी। यानी अभी से ठीक 10 साल के भीतर, अगले 10 साल के भीतर भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से नीचे आ जाएगी, और 2041 तक ये 0.5% रह जाएगी, यानी 1% से भी आधी रह जाएगी। ये तो कई सारे विकसित देशों के बराबर है। हाँ, और यहाँ ये दर दुनिया के विकसित देशों के बराबर है। तो ये जो आबादी बढ़ने का अर्ध सत्य समझाया जाता है ना, वो तथ्यों के हिसाब से कहीं टिकता नहीं। उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास पैर नहीं है। हाँ, बहस किस चीज पर होनी चाहिए? बहस होनी चाहिए रोजगारों पर, बहस होनी चाहिए रोजगार के अवसरों पर, और उसमें सरकार की विफलताओं पर या सरकार की नीतियों की कमजोरियों पर। उसकी वजह यह है कि बीते 2 दशकों में भारत में जो आबादी की ग्रोथ की वृद्धि दर गिरी है, और उसके कारण जो डेमोग्राफी में एज का कंपोजिशन, या जो भारत की जनसांख्यिकी में आयु का जो कंपोजिशन बदला है,
उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं ये समझना जरूरी, क्यों रोजगार की बहस और ज्यादा बड़ी और ज्यादा विकराल है, और उसके पॉजिटिव पहलू पर मैं इसी के बाद तुरंत चर्चा करूंगा। आंकड़ा हमें ये बताता है कि 2021 से 2031 के बीच, यानी अगले साल से और 2031 तक, जब हम अगली जनगणना की तरफ जाएंगे, भारत में 97 करोड़ लोग और अगले 10 सालों में करीब 42 करोड़ लोग काम करने की आयु में पहुंच चुके होंगे। यानी आपको 97 करोड़ के आसपास लोगों को नौकरी देने के लिए या काम देने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, और उसकी अगला दशक जो होगा, जो 40 वाला दशक होगा, 30 से 40 वाला, वहां 42 करोड़ लोग होंगे। मतलब जो पीढ़ियां धीरे धीरे काम करने की आयु में पहुंच रही हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग जो पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में जन्म लिए हैं, वो अगले सालों तक काम करने वाली आयु तक आ जाएंगे। और ये भारत की वो सबसे बड़ी युवा आबादी के 20 साल हैं, जब भारत में सबसे ज्यादा लोग युवा आबादी के तौर पर होंगे। और इनके लिए सिद्धांत हमें अगले 2 दशकों में, यानी 2021 से 2031 के बीच में हर साल 1 करोड़, और 31 से 41 के बीच में हर साल 50 लाख रोजगार चाहिए। अब यहां एक चीज समझना, जो कैच समझना जरूरी है, यह गणना कोविड से पहले की है। कोविड के बाद आई बेकारी की नहीं, जिसने 10 करोड़ लोगों को निकाल के एकदम नौकरी से बाहर फेंक दिया है। तो पहले ही हमें इस गणना के आधार पर 1 करोड़ रोजगारों की जरूरत प्रतिवर्ष थी। अब तो 10 करोड़ बेकार और वर्कफोर्स में जाकर शामिल हो गए जो काम कर रहे थे, जिनकी नौकरियां चली गई। तो हमारे लिए रोजगारों की जरूरत हर साल 2 करोड़ या 2.5 करोड़ से ऊपर की पहुंच गई। इसलिए बार बार आंकड़ा आप सुनते होंगे ना, 2 करोड़ नए रोजगार हर साल पैदा करेंगे। आंकड़ा कहां से आता है? इस आंकड़े के पीछे तथ्य यही है कि हमारी कार्यशील आबादी को प्रतिवर्ष इतने रोजगार चाहिए। एक चीज जिसमें ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मौजूदा जो भारत की फर्टिलिटी रेट है, या जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, या जो प्रजनन दर है, उसके आधार पर 2041 तक, यानी अगले 20 सालों में भारत में युवा आबादी का अनुपात अपने चरम पर पहुंच जाएगा। 2041 के बाद भारत बूढ़ा होगा, भारत में बुढ़ापा आएगा। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हमारे पास अस्पताल नहीं है, कोई वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, उनका जीवन कैसे होगा? पर जनसंख्या तो अपने हिसाब से बढ़ती है, समय अपने हिसाब से गति करता है, समय की गति हम नहीं रोक सकते। 2041 के बाद जब युवा आबादी का अनुपात अपने पीक पर होगा, तब भारत में बुढ़ापा शुरू होगा, और दक्षिण के राज्यों में इस बुढ़ापे के प्रमुख और ठोस संकेत 2030 से आने लगेंगे। क्योंकि इसकी वजह हमने आपको बताई कि वो जो 13 राज्य हैं जहां आबादी की वृद्धि दर 1% से 1% के आसपास है, और रिप्लेसमेंट रेट नीचे है, तो वहां पर ज्यादा तेजी से बुढ़ापा आएगा। यानी अगर वहां माइग्रेटरी लोग नहीं पहुंचे, अन्य राज्यों से लोग प्रवास करके वहां नहीं पहुंचे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरीके के जो राज्य हैं, यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन की कमी होगी, वर्किंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज होगी। तो उस वर्किंग पॉपुलेशन की कमी को पूरा करने के लिए, जहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर उनसे अपेक्षाकृत ज्यादा है भारत में, वहां से वो पॉपुलेशन का माइग्रेशन उन राज्यों में शुरू होगा। तब आप वहां पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करा पाएंगे जो उस स्टेट के या उस राज्य की अर्थव्यवस्था को, कारोबारों को संभाल सके। अब सवाल यह है कि कहां हैं वो सारे लोग जो कहते हैं कि युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यही तो कहते थे हम कि यही हमारा डिविडेंड है, यही डेमोग्राफी का डिविडेंड है। वही लोग आज बेकारी बढ़ने का डर देख के कहीं ये स्यापा तो नहीं कर रहे कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और हमें जनसंख्या नियंत्रण का कानून चाहिए। दरअसल जिस मौके का हम इंतजार कर रहे थे सिद्धांत, वो हमारे सामने खड़ा है। हम यही इसी मौके का इंतजार कर रहे थे जब भारत में युवा आबादी अपने चरम पर होगी। यही वो मौका है जब भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कहते हैं, उसका चेक हमारे सामने पड़ा है, इसको भुनाने का मौका है। ये युवा आबादी है और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो युवा आबादी अगले 20 साल में हमारे सामने खड़ी होगी, 10 साल में सबसे तेज और उसके बाद 10 साल में घटती हुई आबादी, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। भारत के भविष्य की खपत, भारत के भविष्य की ग्रोथ, भारत के भविष्य की बचत, भारत के भविष्य का निवेश, ये सब कुछ इस पॉपुलेशन पर सेंट्रलाइज्ड है, जो 2021 के बाद आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। इधर बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट शुरू होंगे, कई जगह बैंकों में रिटायरमेंट का एक नया क्रम अगले 2-3 साल में शुरू हो जाएगा। अब भारत को जो भी बनना है, विश्वगुरु बनना है, सुपर पावर बनना है, भारत आर्थिक महाशक्ति बनना है, जो भी बनना है, उसके लिए कुल मिलाकर भारत के पास ये है युवा आबादी जो आपके सामने खड़ी हुई है, और 15 साल का पूरी वर्क और 15 साल का टाइम है, सिर्फ 15 साल।
सिर्फ 15 साल का वक्त है। और ये जो भी चेंज होगा वो इन्हीं लोगों के माध्यम से होगा जिन्हें सियासत का समय, पॉलिटिक्स का पूरा समय, जिन्हें सिवा भरमाने के, झूठ समझाने के, धमकाने के तरह तरह से किस्म किस्म की व्यवस्थाओं से ठगने में जाता है। उन्हें यह समझाने में जाता है कि नहीं, तुम्हारी तो समस्या की जड़ तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम ज्यादा संख्या में पैदा हो चुके हो। तुम्हारी समस्याओं की जड़ वो नीतियां नहीं जो तुमको रोजगार नहीं दे पाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास यही अगले 15 साल है और यही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यही वो मानव संसाधन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा अंशुमान जी, एक सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मतलब जिस नैरेटिव के तहत लाया जा रहा है, जिस गोल के तहत लाया जा रहा है कि इससे जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि वो गोल जो है वो इस कानून के बगैर अचीव हो रहा है। अभी हो चुका है ऑलरेडी, हो रहा नहीं, हो चुका है। हाँ। और ये बात इकोनॉमिक सर्वे मान रहा है, और बल्कि वो ये कह रहा है कि भारत की डेमोग्राफी में जो चेंज आया है उसको कैपिटलाइज करने का मौका। और दो तरीके का चेंज है, एक तरफ आपके सामने एक बड़ी युवा आबादी खड़ी है जो जितना बचाएगी उसका बुढ़ापा उतना ही सुखद होगा, और दूसरी तरफ आपके पास पॉपुलेशन इसके लिए सरकार को कार्यक्रम बनाने चाहिए। सरकार जो टैक्स लेती है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उनके लिए पेंशन की स्कीम, उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था ये की जानी चाहिए। अगर आप देखिए, अर्थव्यवस्था कभी भी सिद्धांत हमेशा एक जगह से नहीं देखी जा सकती। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी में खड़े होकर अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो दूसरा चेहरा दिखेगा। एक मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खरीदते समय इकोनॉमी देखेंगे तो दूसरा चेहरा दिखेगा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप मैक्रो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का बिल्कुल दूसरा चेहरा दिखेगा। तो भारत की जनसंख्या में जो बदलाव आने थे, भारत की में बगैर किसी कानून के वो सारी सफलताएं हासिल हो गई हैं। इस बात पर तो सरकार भी और सरकार के आंकड़े भी और जनगणना विभाग भी, ये सारे लोग पूरी तरह मुतमईन है। तो कानून किस चीज का, कानून अगर किसी बात, अगर पहले चीज तो कानून से कुछ होता नहीं, मैं बहुत ज्यादा कानून के पक्ष में या कानून की बहसों के पक्ष में नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम चाहते भी हैं कोई, तो रोजगार के अधिकार पर बहस होनी चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकार की हर नीति, हर कार्यक्रम कितने रोजगार के अवसर पैदा करता है, क्योंकि अल्टीमेट बहस तो वही है। अच्छा ठीक है, तो अंशुमान ये बताइए, मतलब ये तो हो गया, हमारा फैक्ट चेक हो गया कि ये स्थिति है, और साहब मतलब लग तो यही रहा है कि नैरेटिव पोसने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, पॉलिटिकल नैरेटिव पोसने के लिए हो रही है। लेकिन जीडीपी की जो हालत है, जॉब्स की क्राइसिस है, वो कंपनियां और पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर वो जॉब्स जनरेट करने की स्थिति में है नहीं। हमारे पास 10 साल का एक वक्त है एक पहला टेस्ट करने के लिए। क्या 4-5 साल में लगता है कि कोई ऐसा एक अगले 5 साल में लगता है कि जॉब जनरेशन कहीं से होता दिख रहा है? इस पर तो हमें दूसरा एक बड़ा अर्थार्थ पे चर्चा करनी पड़ेगी। सिद्धांत की भारत की पॉलिसीज का, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज का या भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का जो जॉब कोशिएंट है, जो एम्प्लॉयमेंट कोशिएंट है, वो इतना पुअर और इतना खराब क्यों है? हालांकि हम रोजगारों पर इससे पहले 2 बार चर्चा कर चुके हैं, और हमारी चुनौती इस समय सिर्फ यही नहीं है। संख्यात्मक रूप से हमने रोजगार क्रिएट किए। जब हमारी आर्थिक विकास दर 7-8% के आसपास थी, तो करीब 40 से 45 लाख रोजगार प्रतिवर्ष हमने किए। कई कुछ वर्षों में 60 से 65 लाख हुए। पर हमारी चुनौती अब कोविड के बाद दूसरी है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। रोजगारों की संख्यात्मकता ही नहीं बढ़नी है, संख्या में ही रोजगार नहीं बढ़ने, रोजगारों की गुणवत्ता भी बढ़नी है, सैलरीज भी बढ़नी। रोजगार तो हमने बहुत क्रिएट किए, पर हम अभी डेली वेजेस में 400 रुपए पे खड़े हुए हैं। भारत में सिद्धांत 40-45 हजार रुपए कमाने वाले परिवार ये सोच पाते हैं कि वो कुछ बचत कर सकें। अधिकांश लोगों के पास ना कोई फ्यूचर की सिक्योरिटी है, ना कोई वर्तमान की सिक्योरिटी। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि जब लॉकडाउन हुआ और जो लोग बाहर गए, उसमें अधिकांश लोग ऐसे थे जो 3 हफ्ते तक बगैर पगार के रह ही नहीं सकते थे। उनके पास 2-3 हफ्ते तक खाने की बचत नहीं थी। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हम ये क्राइसिस उस समय में हिट कर रही है जब शायद पूरी पॉलिसीज का, ये कोई आदर्शवादी बात नहीं है, ये बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है कि भारत की पूरी नीतियों का, चाहे वो कृषि की नीति हो या वो बैंकिंग की पॉलिसी हो या वो मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी हो, उन सारी पॉलिसीज को केवल एक चीज पर सेंट्रलाइज करना होगा कि वो पॉलिसी कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराती है, कितने एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन देती। क्यों पूरी दुनिया के देश अपने यहाँ मंदी से प्रभावित कंपनियों को रोजगार रोकने के लिए मदद कर रहे हैं?
कोई पेचेक प्रोटेक्शन देता है, कोई कहता है कि हर कर्मचारी को आप वापस ले लीजिए तो हम 100 पाउंड आपको देंगे हर महीने। क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि जब जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा आपके पास, उतनी ही ज्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ही ज्यादा डिमांड होगा और उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हम जहां पर खड़े हैं, जिस मेस में फंसे हुए हैं, जिस दलदल में फंसे हुए हैं, उस दलदल में ये सारी चीजें, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि चतुर राजनीति आपको हमेशा सच से दूर ले जाने की कोशिश करती, वो सच को समझने की क्षमता तोड़ने की कोशिश करती। बहस होनी चाहिए कि भारत में रोजगार के कार्यक्रम फेल क्यों होते हैं, हम इस मंदी से 10 करोड़ रोजगारों को कितने दिनों में वापस कर पाएंगे। देश को आकर रोजगार गारंटी योजनाएं फेल हो गई। हाँ, सरकार के नेता या मुखिया या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि जो 10 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं ये कितने सालों में वापस आएंगे, 1 साल में वापस आएंगे, 2 साल में वापस आएंगे। उसकी जगह हमारी बहस किस तरफ जा रही है? उसकी बहस उन बेकार युवाओं को यह एहसास कराने पे जा रही है कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी बढ़ी हुई है यार कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये आबादी कम नहीं होगी तब तक तुम्हारे लिए रोजगार नहीं आएगा, तब तक तो बूढ़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली आबादी का आंकड़ा कुछ और बता रहा है। वो तो कह रहा है कि आपका बेस्ट डिविडेंड, आपका बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, जो मक्खन है, जो क्रीम है आपकी ह्यूमन रिसोर्स की, वो आपके सामने रखी हुई है, बेस्ट है। इसके सहारे आप सुपर पावर बन सकते हो, इसके सहारे आप जो भी विश्व गुरु बनना चाहते हो बन सकते हो, इसके सहारे आप भारत की आर्थिक विकास दर और कंजम्पशन को डबल डिजिट में ले जा सकते हो। उसे एम्पावर करने की जरूरत है। वो बहस करने के लिए, उन सचो सच से आंख मिलाने के लिए, उन तथ्यों को समझने के लिए लोग तैयार नहीं। तो ये जो भटकाने वाली बहस है ये निराश करती हैं और ये बताती हैं कि पूरा समूह ऐसा है जो आपको वास्तविकता के आसपास घुमाए रखना चाहता है, वो सच देखने से रोकता है। अच्छा अंशुमान जी, 2 सवाल हैं हमारे पास पिछले एपिसोड से निकलते हुए, तो उन पर बात कर लेते हैं। एक पहला सवाल है राजकुमार का, बोलते हैं कि शहरों में जो खाने के दाम हैं, फूड प्राइसेस जो हैं, वो ज्यादा क्यों हैं जबकि वहां पर प्रोडक्शन सरप्लस में? ये सवाल हमसे कई लोगों ने अलग अलग पूछा, ट्विटर पे भी पूछा, बाकी लोगों ने पूछा। जब आपको फूड प्राइसेस अर्बन एरिया में ज्यादा दिखाई देते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि लोकल सप्लाई की प्रॉब्लम है। यहाँ वो सप्लाई की प्रॉब्लम है जहां पर फार्मर जितना प्रोड्यूस करके ला रहा है और जो आपके हाथ में आपको कंज्यूमर के लेवल पर मिल रहा है, इसके बीच में एक बड़ा विराट सप्लाई शॉर्टेज है, एक तंत्र है जिस तंत्र के कारण आपको वो चीजें उस कीमत पर नहीं मिल पाती और उसका फायदा किसान को भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि किसान आपको सीधे बेचकर दे जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। अभी जो हम फूड प्राइसेस की कीमत में ताजी बढ़ोतरी देख रहे हैं, हालांकि ये भी कोई स्थायी फिनोमेना नहीं है। 2017, 18 और 19 में हमने इवन सब्जियों के प्राइस में डिफ्लेशन देखी सरकार के सूचकांक में। भारत में महंगाई एक पुराना फिनोमेना हो चुका है, महंगाई एक खत्म हुआ सा फिनोमेना है, खासतौर से भारत में खाद्य उत्पादों के मामले में। जो भी बढ़ोतरी आप देखते हैं वो कभी बाढ़ के कारण आ जाती है, कभी लॉकडाउन के कारण ट्रक्स मूव नहीं कर रहे हैं इसके कारण आ जाती। सारी मंडियों में एक जैसी महंगाई नहीं होती। गाजियाबाद की, मुंबई की मंडी में कीमतें दूसरी होंगी, लेकिन अगर आप किसी कस्बाई मंडी में चले जाएं तो कीमतें दूसरी होंगी। इसलिए हमें सरप्लस प्रोडक्शन के बाद भी किसान गरीब है और कंज्यूमर को उसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसके बीच का जो बड़ा नेटवर्क है, जहां सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए था, जहां सरकार को बीच में आकर खड़े होना चाहिए था, वो उसका लाभ नहीं मिलता। एक चीज। दूसरी चीज जो समझना जरूरी है कि चूंकि भारत में जो महत्वपूर्ण बात है, गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? 1900 रुपए पर क्विंटल। बाजार में आटे की कीमत कितनी है? 60 रुपए। 60 रुपए। ये जो गैप है, इस गैप का शेयर किसान तक इसलिए नहीं जाता, इसके बीच में जो उद्योगपति खड़ा है वो अमूमन चोर या बेईमान नहीं है। उसके कारोबार करने की लागत इतनी ज्यादा कर रखी गई, उस पर टैक्स इतना ज्यादा है, उसे औसतन 10 से 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो वो लोन लेता है काम करने के लिए। उसकी बिजली की दरें इतनी महंगी हैं, उसकी बाकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जो कंज्यूमर है वो भी सफर करता है, वो भी ऊंचा पैसा पे करता है, और जो फार्मर है उसे दिखता है कि हमारी ही बनाई हुई चीज का एक छोटा सा प्रोसेसिंग करके उसकी कीमत 3 गुनी बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसका फायदा उसे हमें नहीं मिलता। तो ये जो तंत्र है, ये तंत्र बिचौलियों का तंत्र नहीं है, ये तंत्र टैक्सों का तंत्र है, ये तंत्र तमाम तरीके की सरकारी लागतों का तंत्र है, यह तमाम तरीके की उन चीजों का तंत्र है जिसने भारत में प्रोडक्शन की कास्ट को आर्टिफिशियली ऊपर कर दिया और बढ़ा दिया, और वहीं से सरकार चंदा भी लेती है और टैक्स भी लेती है। ये जो बीच का नेटवर्क है, यहीं से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी आता है और यहीं से सरकार के लिए टैक्स भी आता है। यह समझना हमारे लिए जरूरी है। फार्मर
भारत में सारी फसलों का प्रोडक्शन, सारी फसलों का, हॉर्टिकल्चर से लेके सीजनल वेरिएशन छोड़ दीजिए, अगर सूखा पड़ जाए या किसी इलाके में बाढ़ आ जाए और उत्पादन कम हो जाए, नहीं तो हमारी कंसिस्टेंटली एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट अपवर्ड्स है। जितना पिछले साल उगाते हैं उससे ज्यादा उगाते हैं, जितना पिछले साल उगाते हैं उससे ज्यादा उगाते हैं, लगातार हर चीज में। हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ रेट, फूड ग्रेन की ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन ग्रोथ रेट से ज्यादा है। उतनी खपत या उतनी डिमांड शायद बाजार में नहीं है, जब तक कि हम उसे प्रोसेस ना कर लें, जब तक हम उसमें वैल्यू एडिशन ना कर लें, उससे हम कुछ और चीजें ना बना लें जिससे लोगों को बेहतर चीजें मिल सके। ये वो पूरी बहस है जो हमारे लिए समझना जरूरी है। एक और सवाल है विशाल कुमार का, पूछ रहे हैं ये जो जमाखोरी वाला कानून है उससे आवश्यक वस्तुओं को अधिनियम के तहत जमाखोरी से हटा दिया गया, कोई कितना भी जमा कर सकता है। ये तो हमेशा उनका पूछना है कि ये तो हमेशा बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद होगा, किसान कितना जमा कर पाएगा? किसान बहुत ज्यादा जमा नहीं कर सकता, और किसान इस पे ये कानून लागू भी नहीं होता, क्योंकि तो ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ कानून है। देखिए, किसान पहली चीज तो जो हमने पिछले अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी, और जो चीजें हम आसपास इतनी सारी बहसों के बीच भूल रहे हैं, कि भारत का जो औसत किसान है वो 90% छोटा सीमांत किसान है, वो आज भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है, एमएसपी के सिस्टम से बाहर है, क्योंकि बेचता ही नहीं है। एनएसएसओ के सर्वे ने यह बताया कि 22-24% किसानों को तो पता है कि एमएसपी क्या होता है, क्योंकि आप अगर उससे कुछ भी नहीं कहो तब भी वो उगाएगा अपने खाने के लिए। तो भारत की अधिकांश खेती तो सबसिस्टेंस खेती है, उससे जो थोड़ा बहुत सरप्लस जनरेट होता है वो बाजार में बिकने के लिए आता है और मौके पर बिकने के लिए आता है। भंडारण के कानून में, आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरकारें लगातार उससे खेलती रही हैं, कभी उसमें सीमा बढ़ा दी जाती है, कभी सीमा घटा दी जाती है, कभी उसकी जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, कभी उसकी जरूरत नहीं होती तो उसका नहीं इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा परिस्थिति में जो समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको बड़े पैमाने पर सप्लाई करनी होगी तो उद्योग उसका भंडारण करेंगे। गेहूं खरीदेंगे आटा बनाने के लिए, गेहूं खरीदेंगे बिस्किट बनाने के लिए ऑयल सीड्स खरीदेंगे ऑयल बनाने के लिए, तो उसका भंडारण करेंगे। क्या उससे कीमतें बढ़ने का खतरा है? नहीं है। अगर सरकार प्रॉपर प्लान कर सके तो भारत में शॉर्टेजेस नहीं है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था आपको कि भारत में पिछले साल समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी आयातित गेहूं सस्ता था, इसलिए सरकार को कस्टम ड्यूटी बढ़ानी पड़ी थी। तो वो भंडारण का कानून केवल उनके लिए है, और उनके जरिए सरकार ये सोचती है कि शायद वो बेहतर कीमत पर किसानों से खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर का जो मार्केट है वो किसानों के पक्ष में नहीं है, कभी से, किसी भी समय से। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो प्राइसेस हैं उन्हें बहुत हद तक सरकारें कंट्रोल करती हैं। जो बड़े प्रोड्यूस हैं, जो एमएसपी का सिस्टम है, वो एक बेंचमार्क प्राइस तय कर देता है, और एमएसपी हमें एमएसपी की गणना बहुत न्यूनतम लागत के आधार पर होती है। अब आप मान लीजिए सरकार अगर आपको 1900 रुपए या 2000 रुपए एमएसपी दे रही है, तो व्यापारी के 2400 रुपए में थोड़ी खरीदेगा आके, क्योंकि उसको अगर चाहिए होगा तो एफसीआई से खरीद लेगा जाके। एफसीआई भी तो ओपन मार्केट में सेल करती है ना। एफसीआई के पास इतना भंडार पड़ा हुआ है। मान लीजिए एक बिस्कुट बनाने वाला पर्सन है, उसको बिस्किट बनाने के लिए 1 टन गेहूं चाहिए, और एफसीआई के पास वो गेहूं 1900 रुपए में उपलब्ध है, तो एफसीआई से 1900 रुपए में खरीद लाएगा ना, वो किसान को 2400 रुपए क्यों देगा। तो ये जो चैलेंज है मार्केट का, वो मार्केट का चैलेंज सरकारें समझ नहीं पाती हैं। और किसान और खेती को लेकर इस समय, जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि किसान इस समय देश की तरफ या सरकार की तरफ देख रहा था अपनी आय बढ़ाने के लिए, जो घट रही थी, सरकार ने उसको मार्केटिंग में फंसा दिया ले जाके, जिससे उसकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। तो ये वही स्थिति है ना कि दर्द कहाँ पे है, दर्द आपके पैर में हो रहा है, और दवा कौन सी दी जा रही है। इसलिए इतना सारा कंफ्यूजन है, और शायद वास्तविकताओं से थोड़ा से ज्यादा हटे हुए फैसले हैं, इसलिए इस पे इतना भ्रम और असमंजस बना हुआ है। तो ये था आज का अर्थात। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अंशुमान जी हैं, मैं सिद्धांत हूँ, और आप ललन टॉप देख रहे थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।